हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव सक्सेना एंड यू आर वाचिंग ऑन फ्यूचर एजुकेशनल लैब। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बारे में। क्लियर? तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और हम यहाँ पर जानेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरीके से रिलेट करेंगे कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज अपने सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल ये प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल वेपर प्रेशर के बारे में बात करती है, रिलेटिव वेपर यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में, यानी रिलेट हमारा वहीं से स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले की तरह एक कंटेनर को एक एज्यूम करेंगे। इस कंटेनर के अंदर हमारा क्या हुआ है, एक लिक्विड सब्सटेंस भरा हुआ है, यानी यहाँ पर एक लिक्विड जो कि हमारा किस की तरह बिहेव करेगा, एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और ये सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए नेचर में, ये नेचर में होना चाहिए वोलेटाइल नेचर में। क्लियर? जिसकी वेपर्स क्रिएट होती हूँ। इस सब्सटेंस को मैंने, इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। चलिए तो बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे पहले हमारी बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को नीचे से क्या करता हूँ, हीट करना स्टार्ट करता हूँ। जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर इस लिक्विड सॉल्वेंट को मैंने ए नाम दिया है तो उसके सरफेस पर क्या होंगे, ए के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। राइट? इस बात को ध्यान रखना। अब एक ही मॉलिक्यूल्स होंगे तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होंगे, यहाँ पर हर एक के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे यानी गेन करेंगे, और जिससे क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। अब इंक्रीज कर जाएगी तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, एक टाइम पर इतनी हीट गेन कर लेंगे कि ये वापस से क्या होंगे, ये लिक्विड फॉर्म से, यानी कि मैं बात करता हूँ कि लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, वेपर्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में। तो वेपर प्रेशर में हमने यही तो बात की थी कि इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती थी, सरफेस के मॉलिक्यूल्स क्या होते थे, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता था, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती थी और वो क्या होते थे, लिक्विड से वेपर फॉर्म में चेंज होते थे। क्लियर? जिसे बोलते थे हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझना है, बिल्कुल वेपर प्रेशर जैसा ही है। वेपर प्रेशर में क्या था कि जब यहाँ पर क्या होगा, इनका इवेपोरेशन होगा, जो कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और वापस से कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। तो हमने वहां पर बात की थी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल टू, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तब जाकर क्या बनता था, हमारा वेपर प्रेशर बनता था, यानी क्रिएट होता था। जिसको क्या होता था, ए के जो मॉलिक्यूल्स होते थे जो प्रेशर क्रिएट करते थे उसी को बोलते थे वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या होगा, हम इस बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब, वैसे बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जिस पर कोई भी लिक्विड क्या होने लगे, बॉयल होना स्टार्ट कर दे। लिक्विड बॉइल्स एट दैट टेंपरेचर व्हिच कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी हीट गेन करने के बाद, तो हीट गेन करने के बाद जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ये क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे और इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, हमारे जो एम्प्टी स्पेस है उस कंटेनर का, उसमें चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, इस कंटेनर की वॉल्स पर, यानी इस वाली ऊपर वाली वॉल्स पर क्या होंगे, जब ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। अब इस कंटेनर के ऊपर भी एक क्या हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कहां से, ऊपर से। जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे सराउंडिंग में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो हमारे ऊपर जो हम लोग फील करते हैं प्रेशर, उस प्रेशर को हमने बात की है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब जो प्रेशर क्या होगा 1 atm के अकॉर्डिंग, यानी 1 atm के अराउंड पहुंच जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो क्या होगा, जब ए के मॉलिक्यूल्स नीचे से वेपर प्रेशर यानी नीचे से प्रेशर एग्जर्ट करेंगे और उसकी वैल्यू ऊपर से लगने वाली, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या हो जाए, बिकम्स इक्वल हो जाए। यानी बात करता हूं मैं वेपर्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर्स ऑफ गैस। और कितना होना चाहिए, 1 atm। यानी जब ये क्या हो जाएगा, बिकम्स इक्वल हो जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। किस कंडीशन पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। यानी यही टेम्परेचर, यानी कि ये ऐसा टेम्परेचर हमारा अचीव हो गया
जिस टेम्परेचर पर क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड की वेपर्स और जो गैसेस के वो वेपर्स, यानी जो हमारी गैसेस के जो वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं ऊपर से, यानी कि जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, जब ये इक्वल होगा तो उस टेम्परेचर को, यानी जिस टेम्परेचर पे ये कम होगा उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के नाम से। क्लियर? तो ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, द लिक्विड बॉइल्स एट दैट टेम्परेचर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन वेपर्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर्स ऑफ गैस। ब्रैकेट में क्या करेंगे, 1 atm प्रेशर, यहाँ पर कह सकते हो वेपर्स ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच अप्लाइड ओवर द कंटेनर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या करते थे, वेपर प्रेशर के बारे में जब हम लोग उसमें क्या ऐड करते थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर भी यही काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कंटेनर था जिसमें क्या पड़ा हुआ था, सॉल्यूट। सपोज करो मैं इसको बी मानता हूँ, इसको मैंने बी के नाम से दे दिया। यानी जो सॉल्यूट होगा ये किस नेचर का होना चाहिए, ये होना चाहिए नॉन वोलेटाइल, यानी जिसकी वेपर्स नहीं बनती हैं। ध्यान रखना। अब जब मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा तो यहाँ पर जो कंटेनर का जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर क्या होगा, इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन भरा हुआ है हमारा, इस सॉल्यूशन के सरफेस पे क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, बी के भी होंगे, फिर ए के, बी, ए, बी, इस तरीके से मैंने रख दिया। ठीक है ना? अब मैं जब इसको हीट करता हूँ, ध्यान से समझना यहाँ पर, ये बात जो है हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जब मैं इसको हीट करूंगा तो क्या होगा, हीट करने पर ए के मॉलिक्यूल्स भी हीट की एनर्जी गेन करेंगे, बी के मॉलिक्यूल्स भी एनर्जी गेन करेंगे, ए के मॉलिक्यूल्स भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बी के भी बढ़ेगी। तो क्या होगा, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर मैंने सपोज करो मैंने इसे हीट की थी, यानी टेम्परेचर मैंने फिक्स टेम्परेचर को राइज किया था, और इस टेम्परेचर पर जब जिस टेम्परेचर पर हमारा क्या हो गया था, लिक्विड ऑफ, यानी वेपर्स ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर्स ऑफ गैस के बराबर हो गया था, उस टेम्परेचर को मैंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट, जिसे मैंने टी सफिक्स में बी यानी बॉइलिंग पॉइंट इससे शो किया, क्योंकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट था। ये क्या आपका प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट के लिए मैंने क्या कर दिया, टीवी नॉट लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पर क्या करेंगे, उतनी अमाउंट में मैंने हीट दी, अब उतनी अमाउंट में हीट देंगे यानी उतना ही टेम्परेचर फिर से राइज करेंगे, तो क्या उतने टेम्परेचर पर यहाँ पर एक ही वेपर्स क्रिएट होंगी, उतनी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इसलिए नहीं होंगी कि अब जितनी भी हमने हीट दी है वो केवल ए के मॉलिक्यूल्स को नहीं मिल रही है, साथ साथ बी के मॉलिक्यूल्स को भी मिल रही है। यानी उतनी हीट क्या हो रही है, यानी उतना टेम्परेचर जो हमने राइज किया है वो ए के मॉलिक्यूल्स को भी राइज हो रहा है और बी के भी, यानी ए के मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और बी के मॉलिक्यूल्स की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी यहाँ पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी एक मॉलिक्यूल एक ही, वो उतनी अब यहाँ पर नहीं मिल रही है, उससे कम मिल रही है। तो क्या ये वेपर्स में जा पाएगा, क्या ये बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर पाएगा? वेपर्स क्रिएट हो सकती हैं लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा अचीव हो पाएगा उस डेड टेम्परेचर पर? नहीं, उस टेम्परेचर पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं कर पाएगा। तब हम क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को और राइज करेंगे, और क्या करेंगे, काम वही होगा। जब इसके टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, एवेपोरेट होंगे, क्योंकि बी तो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। जब बी नॉन वोलेटाइल नेचर का है तो बी के वेपर्स क्रिएट होंगे? नहीं होंगे, बी के तो नहीं होंगे, केवल ए के ही होंगे। तो ए के मॉलिक्यूल्स होंगे तो क्या होंगे, अब हम हीट बढ़ा रहे हैं तो केवल ए के मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, और वो भी क्या होंगे, एक टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही इनका प्रेशर बराबर हो जाएगा। वेपर्स ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन becomes equal to vapor of the gas at 1 atm at equilibrium, जिसका प्रेशर कितना होगा, 1 atm होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अब ये बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये बॉइलिंग पॉइंट है उस सॉल्यूशन का, या फिर कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्लियर? तो यहाँ पर हमने जैसे क्या बोला, टीबी, लेकिन नॉट नहीं बोलेंगे कि नॉट किसके लिए बोला गया था, प्योर सॉल्वेंट के लिए। यहाँ पर सॉल्वेंट प्योर है क्या, नहीं, टीबी यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पर हीट ज्यादा थी, यहाँ पर कम, यानी यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था, यहाँ पर क्या था, कम। तो जो चेंज आया यानी डेल्टा टी, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा टी भी लगा दिया, तो डेल्टा टीबी का जो चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी किसके इक्वल होगा, वो होगा टीबी लार्जर वैल्यू है माइनस स्मॉलर वैल्यू टीबी नॉट। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। और इसी डेल्टा टीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर?
हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। मतलब क्या था, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था तो मैंने जब उसको हीट किया, यानी एक ऐसे टेम्परेचर तक पहुंचा जिस टेम्परेचर पर वेपर्स ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर्स ऑफ द गैस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 atm की वैल्यू जैसे अराउंड पहुंच गया, तो हमने बोला कि वो टेम्परेचर हमारा, यानी वो लिक्विड हमारा क्या हो गया, बॉयल करना स्टार्ट कर गया है। उसी टेम्परेचर पर उसने लिक्विड ने क्या किया, बॉयल करना स्टार्ट किया है, यानी वो उसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। क्लियर। लेकिन जब मैंने उस सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब मैंने ऐड किया तो क्या हुआ, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते ही क्या हुआ, वो एनर्जी जो टोटल एनर्जी हमारी अभी प्योर सॉल्वेंट को मिल रही थी, अब क्या है, सॉल्यूट को भी मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की भी बढ़ेगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर जितनी अमाउंट ऑफ हीट मैंने, यानी जितना अमाउंट ऑफ हीट या टेम्परेचर मैंने राइज किया था प्योर सॉल्वेंट में, अब मुझे उससे ज्यादा टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे, यानी वेपर्स क्रिएट करेंगे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट होगा क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है। यहाँ पर क्या देगा, यहाँ पर जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो राइज कर गया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट को लोग दो तरीके से बोल सकते थे। बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट के दो तरीके, पहला बॉइलिंग पॉइंट हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और एक होता है हमारा सिंपल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस प्योर फॉर्म में हो, यानी जब किसी प्योर लिक्विड सब्सटेंस का हम क्या करते हैं, जो वोलेटाइल नेचर का, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव करते हैं उसे बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब उसी सॉल्वेंट में जब हम लोग क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उस सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं, या फिर जो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर बेस्ड होगा, सॉल्वेंट के ऊपर ही। अब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है साथ में क्या, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको सिंपली बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, यानी सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज करेंगे, और किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए उसको क्या नाम देंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट मिला है वो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है, और जो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन का मिला है वो क्या हमारा सिंपल बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे उसे केवल। क्लियर। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया यानी डेल्टा टीवी, इसी को बोलते हैं एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। तो ये आपका होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। आप इसको एक बार देख लीजिए, जो नोट कर सकते हैं आप उसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करता हूं और फिर बात करते हैं कि ये आपको किस तरीके से रिलेट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और साथ में ये देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या बनता है। क्लियर। आप इसे नोट कीजिए। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आगे के बारे में। हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो क्या मिला था, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। क्लियर है ना। अब देखिए, अब हम इसके अंदर और टॉपिक को कैसे समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने क्या किया था, कंटेनर इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा था, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमें कितना मिला था, टीवी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपको कितना मिला था, टीवी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, लिख देता हूं मैं दोबारा से, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कितना मिला हमें, टीवी, वेयर टीवी इज ग्रेटर देन टीवी नॉट। क्लियर। अब देखिए जरा, अगर मैं टीवी नॉट की वैल्यू को देखूं, अगर सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा था, अगर उतने ही टेम्परेचर पर अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को देखता हूं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन का, कम होगा। मतलब अगर मैं बात करता हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ द, यानी कि प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन की बात करूं, तो प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा। कब, जब टीवी नॉट क्या होगा आपका, टीवी नॉट कम होगा टीवी किसके, सॉल्यूशन से। यही बात समझ में आ रही है हमें। यानी हम उस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिस टेम्परेचर पर हमारा प्योर सॉल्वेंट क्या हो रहा है, बॉईल कर रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से तो कम निकला, राइट, लेकिन उसका प्रेशर क्या था, ज्यादा था, किससे, सॉल्यूशन से। तो हमें यहाँ पर एक बात समझ में आती है क्या, कि टेम्परेचर जैसे जैसे राइज कर रहा था हमें, यानी बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे सॉल्यूशन का बढ़ा, वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब टीवी की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तब हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बराबर था, प्योर सॉल्वेंट के बराबर था, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी प्योर टीवी नॉट था, तब उसकी वेपर्स क्या थी, ज्यादा थी, यानी कि वेपर प्रेशर एक तरीके से प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट के।
यानी प्रोसेस से वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बात हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैंने कंटेनर लिया था पहले भी, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया था, एक सॉल्यूशन फिलअप किया था, ए सॉल्वेंट के साथ मैंने 20 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया था। अगर मैं क्या करूं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन टर्म्स को क्या कर दूं, मैं कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या कर दूं, और डाल दूं। सपोज करो पहले वाले केस में मैंने, इस वाले केस में मैंने क्या किया, 2 मोल्स मैंने सॉल्यूट को क्या किया था, डाला था। अब मैं 2 की जगह 4 मोल्स कर दूं, बढ़ा दूं, तो क्या होगा, सरफेस पर क्या होंगे, ए के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ए के मॉलिक्यूल्स, बी के मॉलिक्यूल्स, बी के मॉलिक्यूल्स, ए के मॉलिक्यूल्स, बी के मॉलिक्यूल्स, ए के मॉलिक्यूल्स, मतलब क्या होंगे, सरफेस पर बी के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा, और ए के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कम। अब आप क्या करोगे, जब इसे हीट करोगे, अगर आपने हीट क्या किया हुआ, उतनी ही हीट दी है जितनी हीट आपने जब प्योर सॉल्वेंट को दी थी, तो क्या हुआ था, सॉल्वेंट हमारा क्या कर गया था, बॉयल कर गया था। लेकिन जब आपने क्या किया था, तो थोड़ा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में आपने क्या किया था, सॉल्यूट ऐड किया था, तब आपको क्या करना पड़ा था, टेम्परेचर राइज करना पड़ा था, तब जाकर सॉल्यूशन क्या हुआ था, बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर पाया था। अब आपने क्या किया, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, यानी कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और बढ़ा दी, यानी सॉल्यूट के मोल्स और ज्यादा बढ़ा दिए हैं, तो क्या होगा, उतनी ही हीट पर क्या होंगे, ए के मॉलिक्यूल तो हमारे इवेपोरेट तो होंगे, लेकिन उतना प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, यानी कि उनका वेपर्स इक्वल टू, यानी बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बिकम्स अभी इक्वल नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अब टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा कि इसके वेपर्स, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल अभी भी वेपर क्रिएट नहीं करेंगे, नॉन वोलेटाइल नेचर के हैं, केवल ए के ही होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी जो होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी ए के मॉलिक्यूल्स की, सॉल्यूशन 1 वाले केस में, यानी इस वाले केस में क्या होगी, उससे भी कम हो गई है, यानी अब हमें टेम्परेचर और राइज करना पड़ेगा, और राइज करेंगे तब जाके ए के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे, और एक टाइम आएगा कि ये भी, इनके वेपर्स भी क्या हो जाएंगे, बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस टाइम जो हमें टीबी, हम इसे टीबी डैश कर देते हैं, क्लियर। तो टीबी डैश हमें जो मिलेगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन के बारे में, यानी यहाँ पर ध्यान रखना, जब पहला हमने टीबी निकाला था, अब जो टीबी निकाला है, यहाँ पर टीबी डैश क्या होगा, हमेशा टीबी से भी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट था तब टीबी नॉट था, हमने एक्स मोल एक्स मोल ऑफ सॉल्यूट जब हमने क्या किया, डिजोल्व किए, तब जाके सॉल्यूशन का क्या बॉइलिंग पॉइंट मिला, टीबी। इसमें क्या है, टीबी ज्यादा था टीबी नॉट से। फिर मैंने क्या किया, 2x और बढ़ा दिए, सॉल्यूट के ऐड कर दिए हैं, तो क्या होगा, अब जो टीबी डैश मिला है वो क्या होगा, टीबी से भी ज्यादा, यानी ओवरऑल टीबी नॉट क्या होगा, हमारा टीबी नॉट क्या होगा, वो काफी ज्यादा लेस देन होगा, किससे, टीबी डैश से। बात समझ आ रही है? यहाँ पर जो डेल्टा टीबी निकला डैश, और यहाँ पर जो डेल्टा टीबी निकला, उस डेल्टा टीबी में क्या होगा, डेल्टा टीबी डैश क्या होगा, ज्यादा होगा, और डेल्टा टीबी क्या होगा, कम। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ सॉल्यूशन की, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जैसे जैसे मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, उतना ही क्या हो रहा है, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीबी भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और साथ साथ क्या हो रहा है, वेपर्स भी क्या हो रही है, वेपर्स जो चेंजेस हो रही हैं। यानी जब प्योर सॉल्वेंट था तब बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा था उस पर कितने वेपर्स क्रिएट हो रहे थे, क्लियर है ना, यानी उस टेम्परेचर पर कितने वेपर्स क्रिएट हो रही थी प्योर सॉल्वेंट की। अब जब मैंने सॉल्यूट को जैसे जैसे इंक्रीज किया, सॉल्यूट को जैसे जैसे मैंने ऐड करता गया, उस अमाउंट में बढ़ाता गया, तो क्या हुआ, हमारा यहाँ पर उतने ही टेम्परेचर पर, यानी अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, जिस टेम्परेचर पर हमारा प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग अचीव कर रहा था, बॉइलिंग पॉइंट अचीव कर रहा था, उतने ही हीट पर, यानी उतने ही टेम्परेचर पर अब वो बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं करेगा, और वेपर प्रेशर भी उसकी कम बनेगी। और जैसे जैसे सॉल्यूट के अमाउंट को बढ़ाते जाओगे, वेपर प्रेशर उतने ही अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पर, यानी अमाउंट ऑफ हीट पर क्या होगा, और भी कम वेपर शो करेगा। मतलब जो डेल्टा टीबी होगा, यानी कि जो डेल्टा टीबी होगा, वो जो डेल्टा पी होगा, वो दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। ये आपस में इक्वल हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डेल्टा टीपी में भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, और डेल्टा टीपी भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। यानी जो डिफरेंस होगा प्रेशर में वो भी चेंज होगा, नहीं वो भी इंक्रीज होगा।
यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो तो बढ़ता जा रहा है और डेल्टा टीबी भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स हमने दो तरीके से पढ़ी है, मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स एंड वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। अब यहाँ पर हम किस टाइप की बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज करेंगे, तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है, या फिर आपके वाइवा, या फिर जब आपका एग्जाम्स होगा, यानी वाइवा जब होगा तो वहाँ पर आपके टीचर्स भी यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं इंटरव्यू में कि यहाँ पर कंसंट्रेशन आपने किस टाइप से लिया, यानी कि यहाँ पर हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं मोलरिटी। क्यों मोलरिटी ही लेते हैं, मोलरिटी क्यों नहीं लेते हैं? ध्यान रखना, जो मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो लीटर के फॉर्म में होता है। अब वॉल्यूम लीटर के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर आप क्या करेंगे, राइज करेंगे। टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स क्या होंगी, वो भी इंक्रीज होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स ज्यादा इंक्रीज होंगी तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स यानी वॉल्यूम ऑफ द क्या होगा, ये लीटर सॉल्यूशन में है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो कम होगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वेपर्स इंक्रीज होंगी, वेपर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर क्या लीटर सॉल्यूशन का है, यहाँ पर क्या होगा, ये तो डिक्रीजमेंट होगा, ये तो कम होता जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑफ लीटर क्या होगा, कम होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कम होगा तो क्या होगा, मोलरिटी क्या हो जाएगी, ये कम होने से मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी मोलरिटी यानी कि कंसेंट्रेशन में चेंजेस आ रही हैं, बात समझ में आ रही है। और अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट के बेस पर भी हमारी कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी हमारा क्या हो रहा है, चेंजेबल हो रहा है। हमें वॉल्यूम को तो फिक्स करना है ना, तो हमने क्या किया, हम अगर इसे मोलरिटी के टर्म्स में लेते हैं, मोलरिटी टर्म्स में लेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर राइज करने पर वेट ऑफ सॉल्वेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था बेसिक कंसेप्ट में, जब हमने बात की थी कंसेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, तो वहां पर बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। टेम्परेचर राइज करो या फिर फॉल करते हो, बात समझ में आ रही है, तो टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं बढ़ाने या कम करने से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कांस्टेंट रहेगा तो मोलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सॉल्यूट चेंज करोगे तब मोलरिटी पे फर्क पड़ेगा, यानी यहाँ पर जो मोलरिटी है वो सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है केवल, लेकिन यहाँ पर जो मोलरिटी है वो वॉल्यूम ऑफ लीटर सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि लीटर में है, ठीक है ना, लिक्विड के लिए बात कर रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। जबकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, सॉल्वेंट पे नहीं। यहाँ सॉल्वेंट भी क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन टर्म्स लेंगे वो मोलरिटी में नहीं लेंगे, किस में लेंगे, मोलरिटी में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होगी वो इन टर्म्स किस में होगी, डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनल क्या होगा, मोलरिटी के। बात समझ में आ गई आपके। और जब आप किसी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, यानी प्रोपोर्शनल के साथ हटाएंगे तो क्या होगा, डेल्टा टी इक्वल टू क्या होगा, केवी डॉट एन। और केवी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम बात करेंगे केवी हमारा क्या होता है, केवल इसको भी कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। फिलहाल इसको एक चीज से और रिलेट करते हैं, क्या, देखिए जो हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी निकाली थी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इक्वल टू एक्स बी, यही था ना। एक्स बी को हमने इक्वल में किसके लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मैंने एन ए प्लस एन बी को किसके इक्वल लिया था, इक्विवेलेंट लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, एन बी अपॉन एन ए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और ये क्या हो गया, एन बी क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एन ए क्या होता है, डब्ल्यू ए इधर, एम ए इधर, क्लियर। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी क्या होता है, एन सॉल्यूट, देखना जरा, डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ये कांस्टेंट टर्म्स है। ये वैल्यू किसके ऊपर है, यही वैल्यू हमारी क्या होती है, मोलरिटी होती है। मोलरिटी के बारे में अभी हमने बात की थी, मोलरिटी का फॉर्मूला हमने भी नोट किया था क्या, हाँ ये रहा, मोलरिटी का फॉर्मूला ये नोट किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो है। यानी कि यहाँ पर जो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू क्या होगा, मोलरिटी इनटू मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, यही तो हो गया। समझ में आ रही है, कांस्टेंट टर्म से हटा दोगे, प्रोपोर्शन साइन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हटा दो,
ये प्रोपोर्शनल लगा तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो गया। यानी कि जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो भी हमारी किसके प्रोपोर्शनल थी, मोलैरिटी के। एंड सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमने किसके टर्म्स में ली है, मोलैरिटी के ही टर्म्स में ली है। ध्यान रखना इस बात को, मोलैरिटी नहीं लेनी है, बिकॉज मोलैरिटी लेने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ आपका जो सॉल्यूशन होगा इन लीटर में जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा वो भी इफेक्टेड होगा। टेम्परेचर राइज करने पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लीटर इन लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, वो भी डिक्रीज होता जाएगा और उसके वजह से क्या होगा, मोलैरिटी में चेंज आएगा। अब मोलैरिटी में चेंज तो दो तरीके से आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की वजह से भी आ रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, एरर आएगी या फिर हमारी इतनी परफेक्ट नहीं आ पाएगी। तो उसको परफेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा मोलैरिटी एज ए कंसंट्रेशन टर्म्स लेते हैं, क्योंकि मोलैरिटी में क्या होगा, अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा जो टेम्परेचर के बेस पर क्या होगा, अनएफेक्टेड होगा। यानी टेम्परेचर आप कितना भी राइज कर देंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मोलैरिटी में जो भी चेंज आएगा वो आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर की वजह से ही आएगा। ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेस पर नोट कर सकते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई क्या, कि हमें आप पर दो तीन बातें समझ में आ गई हैं। पहली बात समझ में आ गई है कि जैसे जैसे प्योर सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो वैसे वैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, साथ में क्या होगा, जो हमारा चेंज है यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा, यानी वो डिफरेंस क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना, और वो दोनों डिपेंड किसके ऊपर कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन टर्म्स हमने किसके बेस पे लिए, हमेशा मोलैरिटी के टर्म्स में लिए। इस बात को आप अच्छी तरीके से रिमार्क कर लीजिए अपने लिए। तो आपने यहाँ पर ये समझा कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर मैंने बात की थी जैसे सॉल्यूट बढ़ाया तो टीबी डैश कर दिया, वो ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप सॉल्यूट और बढ़ाओगे तो उस सॉल्यूट के अमाउंट और बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, अब उस जो बनेगा सॉल्यूशन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका भी बढ़ जाएगा। यानी और अमाउंट में बढ़ा दोगे जो नया सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टीबी डबल डैश, और वो किसके ग्रेटर होगा, टीबी डैश से ग्रेटर होगा। और ये किससे ग्रेटर होगा, टीबी से ग्रेटर होगा, ध्यान रखना। और टीबी किससे ग्रेटर होगा, टीबी नॉट से ग्रेटर होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से रिमार्क कर लीजिए। यानी जैसे जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अमाउंट को आप इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मत इग्नोर कीजिए। क्लियर, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में कि ये केवी के बारे में क्या, इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, एबिलिस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हैं हम लोग, या नॉर्मल बॉइलिंग यानी कि एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर है ना, तो इसको भी हम नोट करते हैं आगे दोबारा से, ठीक है ना। और साथ में हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग अपने आगे के टॉपिक, यानी यहाँ पर जो हमारा मेन फॉर्मूला था क्या था, डेल्टा टी इक्वल टू केवी डॉट एम यानी मोलैरिटी। अब यहाँ पर इसको हम ग्राफ के तरीके से भी समझते हैं, पहले इसके बारे में बाद में बात करें केवी क्या होता है, साथ में समझते हैं कि ग्राफ से कैसे समझेंगे। मैंने ग्राफ लिया जिसमें वर्टिकल लाइन में मैंने क्या किया, वर्टिकल लाइन में मैंने वेपर प्रेशर को कंसीडर किया, जो इंक्रीजमेंट हो रहा है इधर टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, राइज कर रहा है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर मैंने मान लिया कि इस टेम्परेचर पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में। क्लियर। अब इस टेम्परेचर के साथ हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस लिक्विड का क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। और इस तरीके से धीमे धीमे क्या होगा, हमें एक कर्व मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से कर्व मिलना स्टार्ट होगा। हमने क्या बात की थी कि जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उस कंटेनर के ऊपर से लग रहा है, तो क्या होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, किसका, उस प्योर सॉल्वेंट का। तो सपोज करो मैं यहाँ पर एक वैल्यू फिक्स कर देता हूँ कि ये वैल्यू हमारी कितनी है, 1 atm। कितनी है, 1 atm। तो मैंने इसको क्या किया, इस तरह से यहाँ पर खींच दिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, लिक्विड का हमारा वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम पर क्या आएगा, एक टाइम पर बढ़ने के बाद वो इस पॉइंट पर जैसे पहुंचेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 1 atm यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और इसी पॉइंट को यानी इसी टेम्परेचर को यानी जस्ट नीचे लेके जाओ, जो पॉइंट हमें जो मिला है, जो पॉइंट मिला है हमें, वो किस टेम्परेचर मिला, इस टेम्परेचर पे, जिसको बोलेंगे हम लोग टीबी नॉट। ये हमारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी ये हो गया
बॉइलिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर। अब बात करते हैं जब हम प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दें, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे तो क्या होगा, वहां पर अगर हम नॉन वोलेटाइल को ऐड करते हैं तो इसका जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा ऑलरेडी पहले से हमें कम मिलेगा, क्योंकि हमने क्या देखा वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू क्या था 1/BP निकाला था हम लोगों ने। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सॉल्वेंट में आप क्या करोगे, सॉल्यूट को ऐड करोगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से कम मिलेगा उसी टेम्परेचर पर स्टार्टिंग पॉइंट से। अब जैसे से आप क्या करोगे, उस सॉल्यूशन को भी राइज करोगे, हीट करोगे, यानी जैसे से सॉल्यूशन को हीट करोगे तो क्या होगा, उस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही कर्व देखने को मिलेगा, लेकिन ये कर्व जो बढ़ता जाएगा, बढ़कर हमें क्या होगा, इसका भी वैल्यू यानी ये भी इसका भी वेपर्स बढ़ते बढ़ते 1 atm तक जैसे ही पहुंचेगा, तो जिस टेम्परेचर पर पहुंचेगा वो टेम्परेचर हमें कितना मिला, वो टेम्परेचर सपोज करो मिला TB यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वैल्यू में चेंज आएगा इतना बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि यहाँ पर मिला था TB नॉट। जब हमने बात करी सॉल्वेंट की, यानी ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट, ये हमारा किसका है, सॉल्यूशन का। क्लियर। और सॉल्यूशन जैसे मैंने बनाया तो क्या हुआ, TB वैल्यू बढ़ गई, तो क्या मिला, ये मिला हमें डेल्टा TB। बात समझ में आ रही है। अब देखो जरा साथ साथ अगर मैं क्या करूं, इसमें सॉल्यूट और बढ़ा दूं, सॉल्यूट के अमाउंट और बढ़ा दूं, तो क्या होगा, उसी टेम्परेचर पर और कम से कम वेपर्स क्रिएट होंगी। क्यों कम होंगी, क्योंकि अब सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी हीट मिलेगी, तो वो तो इवेपोरेट होंगे नहीं, लेकिन एक ही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी जो, वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कम से कम वेपर्स क्रिएट होंगे। तो उसी टेम्परेचर पर अब हमने और सॉल्यूशन बढ़ा दिया, यानी सॉल्यूशन इसको मान लेते 1 और सॉल्यूशन 2 बनाएंगे अगर, तो क्या होगा, इसकी वेपर्स और छोटे कम से बनेंगे, नहीं वेपर प्रेशर क्या होगा, और कम बनेगा। और लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे, इसका टेम्परेचर राइज करते क्या होगा, इसका भी कर्व इसी तरीके से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और एक टाइम आएगा कि ये भी क्या होगा, वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे इसकी वैल्यू जब बराबर हो जाएगी किसके, 1 atm के, तो क्या होगा, इसकी जो वैल्यू हमें मिली है, जिस बॉइलिंग पॉइंट में मिली है, इसे मान लिया TB डैश। अब देखो जरा, जो नया बॉइलिंग पॉइंट होगा डेल्टा TB डैश, वो भी क्या हो गया, उतना ही इंक्रीज हो गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जैसे जैसे मैंने कंसेंट्रेशन को क्या किया, इंक्रीज, यानी n सॉल्यूट मैंने क्या किया, n सॉल्यूट को मैंने इंक्रीज किया, वैसे वैसे क्या हुआ, n सॉल्यूट का इंक्रीज करने से क्या हुआ, डेल्टा TB यानी जो एलिवेशन यानी बॉइलिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, वो क्या हो रहा है, पहले इतना था अब इतना, यानी बढ़ने लगा, यानी कंसेंट्रेशन यानी डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल हो गया, कंसेंट्रेशन के साथ साथ। यहाँ पर वेपर प्रेशर में भी क्या रहा है, डिक्रीजमेंट, पहला डेल्टा P मान लिया, इसे डेल्टा P डैश मान लिया, कहाँ से, डेल्टा P डैश ये मान लिया, और ये क्या है, डेल्टा P। क्लियर। इतना क्या है, डेल्टा P, इतना क्या है, डेल्टा P, इतना क्या है, डेल्टा P डैश। तो डेल्टा P पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया, जब कंसेंट्रेशन हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो डेल्टा P है वो भी प्रोपोर्शनल किसके, कंसेंट्रेशन की। कंसेंट्रेशन हमें किस टर्म्स में लेनी है, मोलैरिटी के। तो डेल्टा TB यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कि डेल्टा TB प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलैरिटी के। प्रोपोर्शनल से हटाओगे तो क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल टू KB डॉट M। यानी हमने ग्राफ से भी समझ लिया कि एक्चुअल में भी क्या होता है, एक्चुअल में भी इसी तरीके से काम करता है। यानी जो हमने फंडा यूज किया था एज एक्सपेरिमेंट कंटेनर के बेस पर, हमने इसको जब ग्राफ से समझाया तो ग्राफ से भी हमें यही क्या हुआ, यही कंसेप्ट हमारे सामने आया। क्लियर। तो ये होता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, वोलेटाइल नेचर का है, तो क्या होगा, उसे हीट करेंगे तो एक टेम्परेचर होगा ऐसा जिस पर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कुछ कंटेनर के ऊपर लग रहा होगा, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अगर उस सॉल्वेंट में आप क्या करो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे तो क्या होगा, तो जो हीट आप पहले दे रहे थे उतनी ही हीट में क्या होगा, अब उतनी वेपर्स क्रिएट नहीं होंगे, यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा। क्यों, कि उस सॉल्वेंट के साथ हैं सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, और वो भी हीट यानी वो भी एनर्जी क्या करेंगे, गेन करेंगे, उनकी भी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ इंक्रीज होगी, लेकिन वो एवेपोरेट नहीं होंगे। तो क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो सॉल्वेंट को प्योर फॉर्म में मिल रही थी उससे क्या होगी, कम मिली, और जब कम मिली तो वेपर प्रेशर भी क्या होंगे, कम बनेंगे, और वेपर प्रेशर कम बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा। हमें टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, राइज करेंगे फिर जाके ए के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बी की भी बढ़ेगी, लेकिन बी के बढ़ने से पर वो एवेपोरेट नहीं होंगे, केवल ए के ही होंगे मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट, और
एक टाइम पर क्या होगा, जब ए के इवेपोरेट होकर वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 1 atm के इक्वल, तब हम जाके बोलेंगे कि भैया अब सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है। लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या मिला, हमें ज्यादा मिला पहले से। कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमें उतना ज्यादा हीट बढ़ाना पड़ेगा, यानी टेम्परेचर राइज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अचीव होगा। बात समझ में आ गई। यानी कंसंट्रेशन एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। क्लियर हो गया, बात समझते हैं आगे। अब केवी के बारे में बात करते हैं। यानी केवी को क्या बोलते हैं, केवी को हम लोग कई नामों से जानते हैं। पहला केवी का जो नाम होता है उसे बोलते हैं इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। पहला नाम इसका है इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। सेकंड एक और नाम भी हम इसे जानते हैं, क्या होता है, अगर यहाँ पर मोलरिटी की वैल्यू, अगर मोलरिटी की वैल्यू 1 कर दी जाए, यानी 1 मोलर बोल दिया जाए, तो 1 मोलर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के जस्ट इक्वल हो गया केबी की वैल्यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे मोलर एलिवेशन। एलिवेशन अब कांस्टेंट वेक्टर से तो कांस्टेंट लगा दिया, तो क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर, तो ये नाम हमारे नाम हो गए केवी के, इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट एंड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है ना। तो चलिए आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में भी, और डेफिनेशन के साथ इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम। यहाँ पर डेल्टा बी हमने क्या निकाला था, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या था हमारा, टी बी, और टी बी माइनस के टी बी नॉट, ये था हमारा फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। अब देखो आगे बात करते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा। देखिए डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट मोलरिटी था आपका फॉर्मूला। और मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये केजी में ये रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केबी, केबी डॉट मोलरिटी वाली क्या होगी, एन ऑफ सॉल्यूट, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी फॉर्म में। एन सॉल्यूट क्या होता है हमारा, एन सॉल्यूट होता है हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये हमारे क्या है, एन सॉल्यूट है, इनटू यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को ए से कंसीडर किया था तो क्या होगा, डब्ल्यू है। अगर ये ग्राम में है तो क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई। यही तो आपका क्या था, डेल्टा टीबी था ना। बात समझ में आ रही है। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी थ्योरी बनाता हूँ तो क्या होगा, अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हमारा बिकम्स 1 kg हो जाए, कितना हो जाए, बिकम्स 1 kg, और एन ऑफ सॉल्यूट भी कितना हो जाए, 1 मोल हो जाए, तो क्या होगा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी के इक्वल, यानी ये वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। और केबी की डेफिनेशन बनानी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी डेफिनेशन हमारी क्या हो गई, देखो जरा, इसकी डेफिनेशन हो गई, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 kg of solvent, then elevation in boiling point is known as elevation boiling constant, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, जिसकी क्या होगी डेफिनेशन, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर आप एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट कह सकते हो, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कह सकते हो, या फिर इवेल्यूस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हो। क्लियर, ये तो उसकी हो गई फॉर्मूला हमारा। यहाँ से आप एमबी भी क्रिएट कर सकते हो, यानी एमबी भी कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, एमबी को इधर ले जाओ, डेल्टा टी इधर, तो आपको जो नया फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, देखो जरा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ
सॉल्यूट कैलकुलेट करना तो क्या होगा, एम इधर चला गया तो क्या होगा, के बी डॉट डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन इधर हो जाएगा डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, जो कि ग्राम में है। तो ये क्या हो गया आपका, आपका हो गया फॉर्मूला, जिससे आप क्या कर सकते हो, मोलर मास और सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पर हम सारी बातें लिख देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको एक तरीके से रफली यहाँ पर क्या करते हैं, हर एक फॉर्मूलेज को डिस्क्राइब करके उनके जो टर्म्स हैं उसको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं। क्लियर। चलिए तो बात करते हैं कि कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। यहाँ पर हमने बात की टोटल किसके बारे में, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डॉट एम, जो हमारा मेन फॉर्मूला है जिसे याद करना है हमें, इन दोनों को हमें याद ही रखना हमेशा। इसको हम लोग किस टर्म्स में यूज कर सकते हैं, इस टर्म्स में यूज कर सकते हैं, वेयर डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर। टी बी क्या है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। टी बी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम जो कि मोलरिटी है, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी। डब्ल्यू बी क्या है हमारा, वेट ऑफ द सॉल्यूट, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। डब्ल्यू ए वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि वोलेटाइल नेचर का होना चाहिए। एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। वेयर एन सॉल्यूट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बारे में बात करता है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया कि जो जो फॉर्मूलेस में जो हमने टर्म्स यूज किए हैं उसको क्या क्या कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर हमने सारी चीजें समझ ली हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है। यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक जो मैंने बात की थी कि हम इसे कैसे रिलेट करेंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने क्या बात की थी कि सच प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, ना कि उसके नेचर पर। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर जो हमने डेल्टा टीबी है वो क्या है, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी के भी तो कांस्टेंट है, मोलरिटी, मोलरिटी क्या है, ये कांस्टेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है हमारा, वो हमारा प्रेजेंट है। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के बी डॉट एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, केजी में है, तो यहाँ पर देखो क्या है, अगर सॉल्वेंट की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए कि 1 kg अगर फिक्स कर दिया जाए, 1 kg फिक्स कर दिया जाए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो डेल्टा टी भी किसके प्रोपोर्शनल हो गए, एन सॉल्यूट के, यानी 1 kg सॉल्वेंट फिक्स कर दिया जाए। अब उसमें जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इंक्रीज करोगे, डेल्टा टी भी क्या होगा, चेंज, यानी डेल्टा टी भी क्या हो रहा है, इफेक्टेड हो रहा है। और यही हम क्या कहते हैं कि ऐसी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यानी सच प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखना, नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहे यूरिया के हों, ग्लूकोज के हों, फ्रक्टोज के हों, माल्टोज के हों, किसी के भी हों, अगर वो इंक्रीज करेंगे कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है कि क्यों हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट चाहे वो प्योर सॉल्वेंट का हो या फिर किसी सॉल्यूशन का हो, वो बॉइलिंग पॉइंट केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि डेल्टा टी भी यहाँ पर प्रोपोर्शनल किसके, एन सॉल्यूट के है, प्योर पूरा का पूरा डेल्टा टीबी नहीं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट में क्या है, तो प्योर फॉर्म में है, तो अगर वो 1 लीटर है या 2 लीटर हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, उसकी जो कंसेंट्रेशन टर्म्स होगी उसके बिहाफ पर क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर सकता है। बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट मिलता था वो मिलता किसका था, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आया कि जो प्योर सॉल्वेंट था तब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, अब जब सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट ऐड किया है उसकी कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वैसे वैसे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो क्या होगा, इन सॉल्यूशन में क्या होगा, जो डिफरेंस बढ़ रहा है, जो डिफरेंस है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि डिफरेंस ही आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपका क्या होगा, नोट करने वाली बात क्या होगी आपके लिए, यहाँ पर नोट ये है कि जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी
मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? TB नॉट और TB इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर इंडिविजुअली बात की जाएगी TB नॉट या TB सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। केवल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वही आपका क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल के बारे में। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मोलर मास आपको दिया गया 60 इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर। आपको केवी की वैल्यू भी दी गई है। ध्यान रखना, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, अभी बता देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। केवी की जो वैल्यू की यूनिट दी गई है वो क्या दी गई है, केल्विन पर मोलर। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीवी क्या होता है, डेल्टा टीवी होता है केवी डॉट एम। तो केवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केवी की जो यूनिट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, डेल्टा टीवी अपॉन मोलर। पर मोलर, अगर मोलर की वैल्यू 1 फिक्स कर दिया या पर मोलर कर दिया है तो क्या होगा, जो डेल्टा टीवी क्या होगा भैया, बॉइलिंग पॉइंट अगर केल्विन में है, चाहे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें या सॉल्यूशन की, तो डिफरेंस होगा जो टेम्परेचर होगा वो भी किसमें होगा, केल्विन में। यहाँ पर क्या होगा, केल्विन पर मोलर ही होगा। बात समझ में आ गई आपके? तो आप चलो बात करते हैं इसके आंसर की तरफ। तो ये होगी इसकी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ केवी। तो यूनिट ऑफ केवी हमेशा क्या होगा, केल्विन पर मोलर ही रहेगा। वैसे वाटर के लिए ये फिक्स है केवी के हमेशा, इसे आप हमेशा याद भी कर सकते हो एज ए बोर्ड पर्पस पर। अगर बोर्ड में अगर क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो भी आप वाटर के लिए केवी की वैल्यू क्या लेंगे, हमेशा यही लेंगे। चलिए तो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर की दी गई वैल्यू, तो ये क्या होगी आपको, टीबी नॉट गिवन है, यानी आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे आप केल्विन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि केल्विन में दिया गया है तो आप इसे चेंज कर दें केल्विन में तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन टीबी नॉट। क्लियर? पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब आपसे टीबी पूछा गया है। गिवन क्या है, कंटेनिंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, जो कि आपका क्या है, सॉल्यूट है 0.6 ग्राम, यानी डब्ल्यू भी आपको क्या गिवन है 0.6 ग्राम। एम बी आपको कितना दिया गया है, एम बी दिया गया 60 ग्राम पर मोल बोलती है, जिसे हम लोग चाहे 60 लिखा हुआ है 60 ग्राम पर मोल कर सकते हैं। इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी डब्ल्यू कितना दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है। तो आप क्या करोगे, टीबी नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, टीबी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ये वाला कि डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। मोलैलिटी क्या होती थी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू, यहाँ पर क्या होगा डब्ल्यू ए ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा ये 1000। और डेल्टा टीबी आप निकालेंगे, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी, केबी की वैल्यू कितनी दी गई है 0.52, डब्ल्यू बी कितना दिया गया है, डब्ल्यू बी 0.6 दिया गया है, अपॉन एम बी कितना दिया गया है 60 इंटू 1000, और सॉल्वेंट कितना है हमारा 100 ग्राम। तो डबल जीरो से डबल जीरो गया, 10 से ये पॉइंट गया 6 10 टाइम्स, और क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी जब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी कि पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, पॉइंट हमारा अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि 10 ऊपर जाएगा 10 -1, यानी कि 0.052, यानी जो डेल्टा टीबी होगा वो कितना होगा 0.052 केल्विन। क्लियर? तो आपका डेल्टा टीबी निकला 0.052 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टीबी क्या होगा आपका, डेल्टा टीबी क्या होता है हमारा, टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी नॉट कितना आपका 100, ये कितना है 0.052, तो 0.052 इक्वल टू टीबी माइनस के 100, सॉरी कितना था 373 केल्विन में था ना, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा 373 प्लस 0.052, कितना हो गया 373.052 केल्विन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 373.052 केल्विन। क्लियर? तो ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन। इसमें हमने बात की इस तरीके से, आपको हो सकता था डेल्टा टीबी गिवन होता,
यानी कि आपको ये नहीं बताता कि प्योर वाटर का दे देता और कह देता कि, या फिर कह देता कि डेल्टा टी आपको गिवन है, आपको ये बोलता कि इसका मोलर मास ऑफ निकालिए सॉल्यूट का। क्लियर है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 2.52 केल्विन पर मोलर। मतलब आपको केवी दिया गया बेंजीन के लिए, यानी आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है केवी फॉर बेंजीन, कितना दिया गया आपको 2.52 केल्विन पर मोलर। क्लियर? आगे देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन बेंजीन बॉइल्स एट 0.126 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन जो आपका है, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इन बेंजीन में, वो बॉयल करता है 0.126 डिग्री सेल्सियस, हाइयर देन बेंजीन। हाइयर देन बेंजीन मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर डेल्टा टी भी बताया गया है, ये नहीं बताया गया कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है और बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। यानी प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोला गया है, ना ही आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। आपको दिया गया है कितना ग्रेटर है सॉल्यूशन का प्योर बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट से। तो आपको यहाँ पर गिवन है डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी कितना है आपका 0.126 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। आप केल्विन में भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको केल्विन की वैल्यू दी गई थी, केल्विन में कर सकते हैं आप इसे। क्लियर? केल्विन में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.126 प्लस 273, कितना हो गया 273.126। क्लियर है ना? चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे के बारे में। लेकिन एक बात आपको लोग को बता दूं मैं, ये जो 273.126 लेकर आया हूँ केल्विन में, ये भी गलत एक तरीके से देखा जाए। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा टीबी होता है, जो डेल्टा टीबी का मीनिंग क्या होता है, अगर डेल्टा टीबी की वैल्यू क्या होती है टीबी माइनस टीबी नॉट। अगर ये वैल्यू हमारी कितनी है डिग्री सेल्सियस, ये भी डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा डिग्री सेल्सियस निकलेगा। अगर मैं टीबी की वैल्यू को डिग्री सेल्सियस से क्या कर दूं, केल्विन में चेंज कर दूं, यानी इसमें प्लस 273 ऐड करता हूं, तभी केल्विन में चेंज होगा। ये भी क्या होगा, प्लस 273 करने पर क्या होगा, ये भी क्या होगा केल्विन में चेंज हो जाएगा, राइट। और इन दोनों केल्विन का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा केल्विन में। तो जो वैल्यू जो डिफरेंस आपस में दोनों को 273 ऐड किया है, ये तो वैसे भी कैलकुलेट यानी माइनस हो जाएंगे, यानी ये वैल्यू क्या होगी, जब इसमें डिफरेंस लिया जाएगा तो ये वैल्यू वैसे भी कटी मिलेगी हमें। यानी कि हमें अगर वैल्यू डेल्टा टीबी की वैल्यू चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, तो आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ जो डेल्टा टीबी होता है वो डिफरेंस है, और डिफरेंस अगर आप डिग्री सेल्सियस में लेते हो चाहे केल्विन में लेते हो, ठीक है ना, वो वैल्यू वही रहेगी क्योंकि वो डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस लोगे, अगर आप जैसे सपोज करो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस लिया था टीबी की वैल्यू, टीबी नॉट सपोज करो हमारा निकलता है 50 डिग्री सेल्सियस सपोज करो, ठीक है ना। अगर आप इसको चेंज कर दोगे किसमें, केल्विन में, तो कितना हो जाएगा, ये 373 हो जाएगा, माइनस इसमें क्या करोगे 273 50 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 323, ये क्या हो गया, ये केल्विन में आ गया। इनका डिफरेंस अभी भी कितना निकला आपका 50 केल्विन, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में भी क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है। तो ध्यान रखना आपका जो एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी डेल्टा टीबी जो होता है वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। इस बात को हमेशा नोट कर लो। तो ये नोट वाली बात हो गई आपकी। यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, नोट हमेशा याद रखना है आपका कि जो आपका डेल्टा टीबी होता है उसे आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में ले लो या फिर केल्विन में लो, और करके मैं लिख रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो डिग्री सेल्सियस मैंने लिया था इसे केल्विन में 273 ऐड करके निकालने की गलती कभी मत करना। जो आपको वैल्यू दी गई है वही आपकी क्या होगी एज ए केल्विन में, यानी आप इसे कर सकते हैं 0.126 केल्विन। बात समझ आ गई? तो इसमें आप कोई भी चीज नहीं करेंगे, इसे आप नोट कर लेना बाद में अलग से, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ आगे सोल्व करता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आ गई। डेल्टा टी अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसे आप केल्विन में भी ले सकते हैं, डिफरेंस ले सकते हैं आप। बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो उसमें चेंज करना पड़ेगा यानी केल्विन में। बात समझ में आ गई? तो आगे बात करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी डॉट एम। क्लियर? मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा टीबी अपॉन
केवी, और डेल्टा टी कितना 0.126 अपॉन केवी की वैल्यू कितनी दी गई है 2.52। इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 0.05 मिलेगा, यानी आपको क्या मिला मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.05 m। क्लियर? तो ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। तो ध्यान रखना इस सेकंड एग्जांपल में हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है क्या कि आपका अगर डेल्टा टीवी आपको गिवन है डिग्री सेल्सियस में तो आप केल्विन में चेंज करने के लिए कभी भी 273 ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डेल्टा टीवी जो आपको वैल्यू मिली है वो एक डिफरेंस है, और डिफरेंस आपका चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो या केल्विन में, उसमें कोई चेंज नहीं आता। मैंने आपको अभी देख के बताया है, अगर आपकी टीवी की वैल्यू 100 डिग्री, टीवी नॉट 50 डिग्री है अगर, तो डिग्री में जो चेंज आ रहा है इनकी वैल्यू का वो भी 50 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अगर इसको केल्विन में चेंज करता हूँ तो क्या मिलेगी मुझे वैल्यू मिलेगी, और इसको डिफरेंस करूंगा तो भी कितना आ रहा है 50, यानी कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 50-50 क्या है सिमिलर है, तो वैल्यू में कभी भी चेंज नहीं आता। ऐसा मत करना 50 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो और केल्विन में आ जाएगा, वो आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखना। क्लियर? तो आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि बात करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? आप इसे नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो बात करते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट न्यूमेरिकल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर। देखिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। आप गिवन क्या है आपको गिवन साथ साथ लिखते चल रहा हूँ। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, प्योर बेंजीन दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है, तो टीबी नॉट कितना दिया गया आपको 353.23 केल्विन। क्लियर? व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी WB भी दिया गया है, तो WB क्या दिया गया है, दिया गया 1.80 ग्राम। क्या दिया गया है सॉल्यूट, मुझे नहीं मालूम इसका मोलर मास कितना है, मुझे मोलर मास निकालना है, यानी MB क्या करना आपको MB कैलकुलेट करना है। क्लियर? और क्या दिया गया डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन, तो WA कितना दिया गया है 90 ग्राम। क्लियर? आगे क्या बोला गया था बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11 केल्विन, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 354.11 केल्विन तक पहुंच गया, किसका सॉल्यूशन का। यहाँ पर सॉल्यूशन का बोला गया टीबी कितना दिया गया 354.11 केल्विन। डेल्टा टीबी आपको गिवन नहीं है, एमबी निकालना है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले डेल्टा टीबी निकालोगे, और डेल्टा टीबी क्या होगा टीबी माइनस टीबी नॉट क्या हो जाएगा 354.11 माइनस 353.23। इसे आप सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.88 केल्विन। क्लियर? तो ये आपका हो गया डेल्टा टीबी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी डॉट मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती थी हमारी WB अपॉन MB, यहाँ पर क्या होगा WA इधर 1000। क्यों? अगर ग्राम में है, ये ग्राम में है तो MB क्या करोगे MB कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा MB इक्वल टू क्या हो जाएगा KB अपॉन डेल्टा TB इंटू इधर WB इधर WA इंटू 1000। वैल्यू पुट कर दो। केवी की वैल्यू कितनी दी गई है केवी की वैल्यू 2.53, यानी लगभग पिछले क्वेश्चन में भी क्या था 2.52 थी, यहाँ पर 2.53 है, मतलब लगभग आप बेंजीन की वैल्यू भी याद कर सकते हो केवी के टर्म्स में। केवी फॉर बेंजीन हमेशा क्या होगा 2.52 यहाँ पर 2.53। जनरली 2.52 ही आपको गिवन होता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आपको दिया गया है तो आप 2.52 या 53 जो भी दिया गया वो आप यूज करें, नहीं दिया गया है तो आप उसे 2.52 ले सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा 2.52 इंटू WB कितना है WB 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB कितना निकाला मैंने अभी 0.88, और WA कितना दिया गया है WA 90 ग्राम। तो पॉइंट से ये दोनों जीरो कट गए 92 जाओ, एक जीरो से पॉइंट इधर खिसक के आ गया, और क्या मिल गया हमें 25.2 इंटू 2 अपॉन 0.88, 2 से गया 0.44, क्या हो गया 25.2 अपॉन 0.44। इसको सॉल्व करो आपको क्या मिल जाएगा आपका आंसर मिल जाएगा मोलर मास। ये क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना होगा जो इसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए वीडियो पॉज करके, तब तक आप इसे नोट कीजिए। चलिए मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना मिला हमें 57.5 ग्राम
पर मोल। क्लियर? तो ये आपका क्या था आंसर। तो आपने आज क्या किए, 3 क्वेश्चन लगाए। तीनों क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि किस तरीके से सबसे पहले वाले जो न्यूमेरिकल में हमने बात की थी वहां पर हमने जो बात की थी किस तरीके से डेल्टा टी भी हमें कैसे निकालना है। क्लियर? सेकंड में हमने बात की कि किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट यानी मोलर मास ऑफ सॉलिड भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको मोलरिटी भी पूछी जा सकती है। क्लियर? इस तरीके से आप क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी डेल्टा टी भी निकालने को बोला जाएगा, कभी मोलरिटी निकालने को बोला जाएगा, कभी आपको मोलर मास ऑफ सॉलिड निकालने को बोला जाएगा। यानी इस टॉपिक पर जनरली क्वेश्चन 3 तरीके से बनते हैं। डेल्टा टीबी की फॉर्मेशन को लेकर, यानी डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, या फिर उसके अंदर सॉल्यूशन का ठीक बॉइलिंग पॉइंट भी निकालने को बोला जा सकता है कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। क्लियर है ना? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन यानी इस वीडियो को पूरा देखिए, विदाउट स्किप कीजिए, और नहीं समझ में आता तो आप इसको एक बार और देखिए। यहाँ पर जो हमने मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, यानी जो आपके फॉर्मूले लिखे थे वो, और जो आपने अभी सेकंड न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला निकाला था, इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला था क्या, कि जो डेल्टा टीबी होता है वो डिग्री सेल्सियस हो या फिर इसका केल्विन में चेंज करना हो तो कभी भी 273 का ऐड नहीं करना। जो डेल्टा टीबी की वैल्यू जो भी दी जाएगी डिग्री सेल्सियस में वही एज इट इज क्या करेंगे, केल्विन में यूज करेंगे। क्लियर? तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर एंड होता है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपनी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। क्लियर? तब तक के लिए जय हिंद।